हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा जो है टेंसेस चैप्टर चल रहा था और उसी को अब हम कंटिन्यू करेंगे। आज या कल में वो फिनिश हो जाएगा। तो 7 टेंसेस हम ऑलरेडी कर चुके थे। आज जो है हम अपना नेक्स्ट टेंस करेंगे जिसका नाम है फ्यूचर। फ्यूचर से रिलेटेड हम करेंगे, कौन सा करेंगे वो हम आगे देखेंगे, लेकिन पहले जो हम नॉर्मल देखते हैं कि फ्यूचर में ऐसा क्या अलग होता है। और फ्यूचर में जैसे अगर आपने नोटिस किया होगा तो हम मॉडल्स यूज़ करते हैं। विल शैल क्या होता है, हमारे मॉडल्स होते हैं। तो बाकी किसी भी टेंस में हमने मॉडल्स का यूज़ कहीं भी नहीं किया है, लेकिन फ्यूचर में हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं। तो अगर मैं आपसे इसका रीज़न पूछूं कि क्यों करते हैं हम रीज़न, तो रीज़न सिंपल सा इतना ही है कि जो भी हम फ्यूचर में काम करने वाले होते हैं वो हमारा फिक्स नहीं होता है। हो सकता है वो काम हम करें, हो सकता है वो काम चेंज हो जाए, हम किसी रीज़न की वजह से ना कर पाए। तो जो भी काम हम अभी कर रहे हैं या हम कर चुके हैं, मतलब जो प्रेजेंट में और जो पास्ट में है, वो काम तो हमारे श्योर हो जाते हैं, परमानेंट हो जाते हैं, बिल्कुल 100% हो जाते हैं कि हाँ ये काम हम कर चुके हैं या फिर अभी कर रहे हैं। लेकिन जो फ्यूचर वाले काम होते हैं वो नॉट श्योर होते हैं। इसीलिए यही दिखाने के लिए कि वो काम जो है हमारे 100% श्योरिटी के साथ नहीं है, जो भी हम बोल रहे हैं कि वो होगा ही या वो नहीं होगा। तो इसीलिए हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। अब विल और शैल यूज़ होता है। फ्यूचर में बात करें तो हमारी 2 चीज़ें यूज़ होती हैं। एक तो होता है विल, दूसरा होएगा शैल। वैसे कई पढ़ाते हैं कि आई के साथ हम विल लगा देते हैं इस तरीके से, लेकिन ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता है। और जो मॉडर्न इंग्लिश है उसके अंदर मोस्टली सबके साथ हम विल यूज़ कर देते हैं। किसी के साथ मन करे तो शैल लगा देते हैं, अदरवाइज़ नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मली बात करें तो विल किस केस में लगता है और शैल किस केस में लगता है। तो विल तो जो है हम तब लगाते हैं जब हमारे पास चॉइस होती है, जब हमारी मर्ज़ी होती है कि हमें कोई काम करना है या नहीं करता है। हमारे पास चॉइस होती है, हमारी मर्ज़ी होती है, ठीक है, हमारी विलिंगनेस है तो हम वो काम करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। लेकिन जब भी कोई एक्सटर्नल प्रेशर दिखाया जा रहा हो, जैसे किसी ने बोला है तो मुझे वो काम करना पड़ रहा है तो करना पड़ेगा, उस केस में मैं क्या लगाऊंगी, शैल लगाऊंगी। जैसे अगर कोई हॉस्टल में रहता है और उसकी मदर उसे बुला रही है, तो उसकी मदर उसे बुला रही है इसलिए उसको जाना पड़ेगा, तो वो एक एक्सटर्नल प्रेशर आ गया उस पर, तो इसीलिए वो काम उसको करना पड़ेगा। तो उस केस में हम लगा देंगे शैल, ठीक है। जो हमारे कंट्रोल से बाहर होता है, बियॉन्ड कंट्रोल होता है, ऐसे केसेस में लगाते हैं। या फिर कोई चीज़ प्री डिटरमाइंड होती है, जैसे कि कैसा मौसम होगा उसके बारे में अगर बता रहे हैं तो उस केसेस में भी हम शैल लगाते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब हम फ्यूचर में क्या है, कुछ कंजक्शन का यूज़ करते हैं। हमने कंजक्शन अगर हम देखें तो फ्यूचर के अंदर जो मेनली यूज़ किए जाते हैं वो व्हेन, वेदर, इफ़, ये सब हम व्हेन, आफ्टर, बिफोर, ये सब हमने पढ़ी भी है, वो प्रीपोजिशन हमने पढ़ी थी नॉर्मल। अभी जो है हम कुछ कंजक्शन के बारे में बात करेंगे। कंजक्शन होती क्या है, जो हमारे 2 सेंटेंसेस को जोड़ती है वो होते हैं कंजक्शन। अब कंजक्शन भी जो है हमारे 2 टाइप के होते हैं। कंजक्शन की बात करें तो हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक कोऑर्डिनेट, एक सब कोऑर्डिनेट। तो अगर हमें कोऑर्डिनेट और सब कोऑर्डिनेट देखनी है कि कौन कौन सी कंजक्शन होती है, कोऑर्डिनेट के लिए हमारे पास एक रूल है जो कि, या फिर एक ट्रिक है याद करने की, जो कि हम याद कर सकते हैं। इसकी ट्रिक है फैन बॉयज़। फैन बॉयज़ की आप वैसे याद रखना है, F से होगा फॉर, A से एंड, N से नोर, B से बट, O से और, Y से येट और S से सो। ये जितने भी हैं ये कोऑर्डिनेट में आते हैं। अदरवाइज़ इसके अलावा जितने भी बच गए, बिकॉज, इफ, इन केस, वेदर, दैट, वो, विच, वूम, दैट, बिफोर, आफ्टर, सून एज, वैन, मतलब जितने भी कंजक्शन इसके अलावा बच जाते हैं वो सारे हमारे किस में आते हैं, सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन में आते हैं, ठीक है। सिर्फ ये कोऑर्डिनेट में, अदरवाइज़ जितने भी बच गए वो सब कोऑर्डिनेट में, ठीक है। अभी अगर हम बात करें तो क्लोज होता क्या है, सबसे पहले हम एक क्लोज की बात करेंगे। तो अब कंजक्शन की ज़रूरत कब पड़ती है, कंजक्शन की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमें 2 क्लोजेस को जोड़ना होता है। तो क्लोजेस मैंने आप लोगों को बताया था, क्लोज क्या होता है। क्लोज के अंदर एक सब्जेक्ट प्लस में एक वर्ब आनी चाहिए। जिस भी जगह पे आपको एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब दिख रहा है उस पूरे को हम एक क्लोज बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग एग्जाम्पल देखोगे तो आप एग्जाम्पल्स देख सकते हो।
दे आर टायर्ड बट वी आर एनर्जेटिक, ये एक सेंटेंस हो गया, एक क्लोज हो गया कि वी आर एनर्जेटिक। उसके अलावा ये दे आर टायर्ड, ये एक क्लोज हो गया, ठीक है। मतलब हमारे पास दो क्लोज है। अब दो क्लोज में से एक क्लोज को नाम देंगे हम मेन क्लोज का, दूसरे को देंगे कोऑर्डिनेट या सब कोऑर्डिनेट क्लोज का। अब हमें ये देखना है कि अगर हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा हुआ है तो उस क्लोज को भी कोऑर्डिनेट क्लोज बोलेंगे, अगर सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा है तो उस क्लोज को भी सब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जैसा कंजंक्शन वैसे ही क्लोज, ठीक है। अभी इसमें देखो बट क्या है, बट फैनबॉयज़ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। बी से क्या था, बट ही था, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी कोऑर्डिनेट क्लोज हो जाएगी। अब इसमें से मेन क्लोज कौन सी होती है और कोऑर्डिनेट क्लोज कौन सी होगी, तो जो हमारी फ्री क्लोज लगी होगी, मतलब फ्री क्लोज से मेरा क्या मतलब है, जिसके साथ कोई भी कंजंक्शन नहीं लगा हुआ है उसको बोलेंगे फ्री क्लोज। और जिस क्लोज के साथ हमारी कंजंक्शन लगी होगी पहले, तो उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट या सब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो इसमें अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो उससे आपको थोड़ा और क्लियर होगा। जैसे नेक्स्ट लिखा हुआ है व्हेन यू कॉल मी आई विल कम। व्हेन किसके साथ लगा हुआ है, इस वाले क्लोज के साथ, तो ये वाला क्लोज जो होगा हमारा सब कोऑर्डिनेट क्लोज हो जाएगा, और जो क्लोज हमारा अलग से लिखा हुआ है वो हो जाएगा हमारा मेन क्लोज। देखो जब भी हमारा सेंटेंस कंजंक्शन से स्टार्ट होगा तो वो कंजंक्शन एक तो हमेशा सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा, कभी भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो पहली बात, अगर कंजंक्शन से हमारा कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है और उसके बाद उनको दूसरा भी क्लोज देना है तो वो हमेशा कॉमा से लगा के देंगे, तो हमें अलग से पता चल जाएगा ये हमारा सब ऑर्डिनेट क्लोज है, ये वाला हमारा मेन क्लोज है। और अगर बीच में वो देंगे तो बीच में वैसे ही डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, कंजंक्शन के बाद जो लिखा होगा वो हमारा कोऑर्डिनेट या सब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्लोज हो जाएगा, और जो पहले लिखा होगा वो हो जाएगा हमारा मेन क्लोज, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है और ये हमसे कोई पूछेगा भी नहीं, लेकिन हमें वैसे पता होनी चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब हम फ्यूचर क्लोज पढ़ते हैं तो फ्यूचर के अंदर जो मेनली क्वेश्चंस आते हैं वो इसी से रिलेटेड आते हैं। जब भी हम अपने सेंटेंस को फ्यूचर में लिखते हैं, जब भी हमारा मेन क्लोज जो है फ्यूचर टेंस में होगा, तो जो हमारा सब ऑर्डिनेट वाला, मतलब ये या इसके अलावा, इनके अलावा जितनी भी कंजंक्शन बच गई, कोई भी कंजंक्शन लगी हो, तो उसके साथ जो भी क्लोज आएगा वो हमेशा हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाएगा, कभी भी हम उसको फ्यूचर में नहीं लिख सकते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये एग्ज़ाम में आता ही आता है, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मली बात करें, एग्जांपल पढ़ें तो वी विल लीव फॉर द सिटी व्हेन द सन विल राइज। इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो इसमें कंजंक्शन लगा हुआ है वो व्हेन है, और व्हेन जो है हमारा सब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। तो जैसे ही हमने देखा हमारा सब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा हुआ है, तो हम अपनी जो सब कोऑर्डिनेट क्लोज है उसको लिखेंगे प्रेजेंट टेंस में। क्यों, क्योंकि जो मेन क्लोज है वो फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में लिखी हुई है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वी विल लिव फॉर द सिटी, ये हमारा सिंपल फ्यूचर होता है। अगर अगला देखेंगे हम, वी विल लिव द सिटी फोर जो होता है हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। हमने यहाँ पे पढ़ा था फैन बॉयज़ के अंदर। तो जैसे ही हमने देखा यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा हुआ है, तो जैसा हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है वही ठीक हो जाएगा। फ्यूचर में लिखा है तो फ्यूचर में ठीक हो जाएगा, हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बताना चाह रही हूँ कि अगर हमारा सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन लिखा हुआ है तो हमें उसको चेंज करना पड़ेगा, उसको हमें प्रेजेंट में करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा कोऑर्डिनेट ही लिखा हुआ है तो फिर हमें क्लोज को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो जैसे लिखी है वैसे ही ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आप एग्जांपल देख सकते हो, इफ़ क्या होता है हमारा सब कोऑर्डिनेट, तो फिर हमने यहाँ पे विल अप्रूव को हटा के अप्रूव्स कर दिया। नेक्स्ट देखोगे येट जो होता है हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में आता है। येट यहाँ पे हमने पढ़ा था, तो इसको हमने बिल्कुल जैसे लिखा है वैसे रहने दिया, ठीक है। अब लिख भी रखा है यहाँ पे, अगर हमारा मेन क्लोज फ्यूचर टेंस में है तो सब कोऑर्डिनेट क्लोज जो होगा वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोऑर्डिनेट क्लोज है तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, बिफोर जो हमारा स्टार्ट हो रहा है क्लोज जिससे,
अगर किसी कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है तो वो मैंने आपको बताया था वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ही हो सकती है, तो फिर हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम गेस विल को हटा देंगे, सिर्फ कम आ जाएगा, वो सिंपल प्रेजेंट में हो जाएगा। दे विल नीड टू फिनिश द प्रेजेंटेशन सून एज हमने कोऑर्डिनेट में तो कोई नहीं पढ़ा, तो फिर यहाँ पे हम चेक्ड पास्ट में नहीं लिखेंगे, इसको सिंपल प्रेजेंट में लिख देंगे। उसके बाद हमारे आते हैं कुछ मेन कंसेप्ट्स, जैसे कि इफ़, इन केस, ये जो है हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट कंजंक्शन है। इफ़ का मतलब तो हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। कंडीशन वाला कंजंक्शन कौन सा होता है, इफ़। इन केस क्या होता है, प्रीकॉशन वाला कंजंक्शन होता है। उसके बाद हम दो और पढ़ेंगे, एक आएगा वेदर, एक आएगा दैट। वेदर होता है हमारा डाउट वाला कंजंक्शन, और दैट जो होता है वो जब कोई डाउट ना हो, सिंपल सेंटेंस लिखा हो, तो हम यूज़ करते हैं दैट, नो डाउट वाला कंजंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होएगा। जैसे वी विल बाय सम फ्लावर्स इफ़ और इन केस द गेस्ट कम। अब इसमें हमारे दो केस बन सकते हैं। हम जो है फ्लावर्स खरीदेंगे, इफ़ का मतलब होगा अगर गेस्ट आए तो हम फ्लावर्स खरीदेंगे, अगर गेस्ट आ गए तो हम खरीद लेंगे, कंडीशन दे रखी है, अगर गेस्ट आएंगे तो हम फ्लावर्स खरीद लेंगे, कंडीशन, ठीक है। अगर मैं इफ़ की जगह इन केस लगा दूँ यहाँ, तो क्या हो गया कि तो हो गया प्रीकॉशन। प्रीकॉशन हम पहले ही लेते हैं ना, प्रीकॉशन कोई चीज़ होने के बाद नहीं लिया जाता, प्रीकॉशन पहले ही लिया जाता है सावधानी के तौर पे, ठीक है। तो इसमें मैं बोलना चाहूँगी, अगर मैंने इन केस लगाया तो, कि क्या पता गेस्ट आ जाएं, इसलिए हम पहले ही फ्लावर्स ले लेते हैं, ठीक है। तो ये मीनिंग हो जाएगा। वी शैल टेक एन अम्ब्रेला डैश इट रेन्स। अब अगर मौसम ख़राब है तो मैं यही बोलूँगी ना कि क्या पता बारिश आ जाए, मुझे अम्ब्रेला ले लेना चाहिए। मैं ये तो नहीं बोलूँगी अगर बारिश आई तो मैं अम्ब्रेला लूँगी, बारिश का संभावना होगी तो मैं पहले ही ले लूँगी ना एज अ प्रिकॉशन, ठीक है। तो यहाँ पे इन केस लगेगा। आई विल टेक दिस मेडिसिन डैश इफ़ आई गेट स्टमक पेन। अब अगर मुझे स्टमक पेन होगा मैं तो ही मेडिसिन लूँगी, अगर स्टमक पेन है ही नहीं तो मेडिसिन नहीं लूँगी। मैं कभी ये तो नहीं बोलूँगी क्या पता मुझे स्टमक पेन हो जाए, मैं पहले ही एज अ प्रिकॉशन दवाई ले लेती हूँ, ऐसा तो कभी कोई दवाई नहीं लेता होगा, ठीक है। तो हम एज अ प्रिकॉशन वैक्सीन लगाते हैं, कभी मेडिसिन नहीं लेते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी। अगर कहीं भी बोल रखा है कि आई विल टेक, देखो जैसे नेक्स्ट सेंटेंस में बोल रखा है आई विल टेक दिस वैक्सीन इन केस आई गेट चिकन पॉक्स, क्या पता मुझे चिकन पॉक्स ना हो जाए इसलिए मैं पहले ही वैक्सीन लगा लेता हूँ, ठीक है। वैक्सीन हम पहले ही लेते हैं एज अ प्रिकॉशन, और मेडिसिन हम बाद में लेते हैं, अगर हमें कोई बीमारी हो जाती है तो हम मेडिसिन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पीपल बाय इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी कब लेते हैं लोग, प्रिकॉशन के लिए लेते हैं ना, क्या पता उनको फ्यूचर में कहीं दिक्कत आ जाए, अगर हेल्थ पॉलिसी लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाए, ठीक है। तो एज अ प्रिकॉशन ली जाती है इंश्योरेंस। अगर मैं बोल रही हूँ कि पीपल क्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी, क्लेम कब करते हैं, जब उनको चोट लग जाती है या वो बीमार हो जाते हैं तो लेते हैं। तो मतलब पहले वो बीमार हुए होंगे, उनको चोट लगी होगी तो उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी को क्लेम किया होगा, ठीक है। तो हमें पहले सेंटेंस का भाव समझना है, उस हिसाब से हमें अपना आंसर करना है। इन केस दे विल अप्रूव द प्लान वी विल स्टार्ट द बजट नेक्स्ट मंथ एंड हायर एडिशनल। अगर वो अप्रूव कर देते हैं प्लान को तो कंडीशन आ गई ना, जैसे ही कंडीशन आई तो हम इन केस को हटा के इफ़ कर देंगे। और जैसे ही हमने देखा कि इफ़ लगा हुआ है, इफ़ क्या होता है, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, और हमारी जो मेन क्लोज है वो लिखी हुई है फ्यूचर में। जैसे ही फ्यूचर में हमने देखी तो ये हमें प्रेजेंट में लिखनी पड़ेगी, तो हमने यहाँ से विल को हटा दिया, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस आता है हमारा। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में कुछ नहीं है, ये हमारा नॉर्मल है, सब्जेक्ट प्लस विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। आई विल बी टीचिंग मतलब मैं पढ़ा रही होंगी। फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ, दे विल बी असिस्टिंग अस एट 1 PM टुमारो,
वो कल 1 बजे हमें असिस्ट कर रहे होंगे। अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं कि फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा तो उस केस में हम लगा देते हैं फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, ठीक है। उसके बाद वेदर की बात करें तो वेदर हमारा लगता है डाउट के लिए। ये क्या होता है, कंजंक्शन ऑफ डाउट होता है। तो जैसे ही डाउट की बात आई तो हमने लगाया वेदर। आई डाउट, मैंने देखा डाउट लिख दिया उन्होंने, आई डाउट डैश ही विल कम, मुझे डाउट है वो आएगा या नहीं, तो मैं लगाऊंगी वेदर। जब भी डाउट, अनसर्टेन, डोंट नो इस तरीके के वर्ड्स यूज़ हो जाए तो आपको समझ जाना है वहाँ पे वेदर ही लगेगा। मोस्टली वहाँ पे दैट लगा के देते हैं, दैट को ताकि आपको वेदर करना पड़ेगा। इफ़ भी लगा के देते हैं तो वो आपको देख लेना, ठीक है। आई एम अनसर्टेन, अनसर्टेन से पता चल रहा है डाउट है। आई डोंट नो, पता चल रहा है कि उसे नहीं पता, तो डाउट वाली कंजंक्शन लगेगी। प्लीज़ लेट मी नो, नहीं पता है तभी तो कोई पूछेगा, तो वेदर ही विल कम और नॉट, ठीक है, तो भी वेदर लगेगा। और जब हमें पता है कि कोई डाउट नहीं है तो उस केस में लगाते हैं हम दैट। आई सेल्डम डाउट, सेल्डम का मतलब होता है ना के बराबर, तो मुझे डाउट नहीं है ऐसा बोलना चाह रहे हैं, तो जब उन्होंने नहीं बोल दिया तो हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, वेदर नहीं लगेगा कभी भी। रेयरली आ गया, बियरली, हार्डली, स्कार्सली, नेवर, डाउट, ऐसे कोई भी वर्ड यूज़ हो जाए, रेयरली, बियरली, हार्डली, स्कार्सली, नेवर, उस केस में हम क्या लगाते हैं, दैट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका मतलब क्या होता है, ना के बराबर। तो अगर डाउट नहीं है ऐसा बोल रहे हैं तो हम दैट ही लगाएंगे। उसके बाद बोला जा रहा है आई हैव नो डाउट दैट ही विल कम, नो डाउट बोल दिया ना तो दैट ही लगेगा। एक्सपर्ट्स होल्ड लिटिल डाउट, लिटिल का भी हमने मतलब पढ़ा है, हमने डिटर्मिनर्स में पढ़ा था, लिटिल का मतलब होता है नो, ना के बराबर, तो नो डाउट तो दैट लगेगा। वी हैव सम एप्रीहेंशन दैट, एप्रीहेंशन का मतलब होता है कन्फ्यूज़न, हमें कुछ कन्फ्यूज़न है, तो कन्फ्यूज़न मतलब डाउट, डाउट के लिए हम क्या लगाते हैं, वेदर। तो गाइज़ आज के लिए अब इतना ही रखते हैं, बाकी इसका थोड़ा सा ही पार्ट रह गया, वो एक क्लास पे कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं रैप अप करते हैं। आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो, मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप, और अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।